हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एसिडिटी के बारे में, बेसिसिटी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा था। मैंने वहाँ पे आपको एसिडिटी के बारे में ब्रॉड टर्म्स में बताया था कि एसिडिटी क्या होती है, कैसे हम इसको देखते हैं। मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के बी के। ठीक है, इतना रिलेशन हमने सीखा था वहां पे। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स वगैरह देखे थे इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। आज मैं इस कंसेप्ट को रेजोनेंस और बाकी के एग्जांपल्स पे और एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखना, अब मैं रेजोनेंस का एग्जांपल लेता हूँ और इस रेजोनेंस के एग्जांपल में आपका इंडक्टिव भी इंक्लूड होगा और हाइपर कंजुगेशन भी इंक्लूड होगा। देखना इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे लेता हूँ। मैंने ये लिया, फिनोल लिया। आपको पता है फिनोल एसिडिक होता है और यहाँ पे मैंने लगाया, इस फिनोल में मैंने यहाँ पे एक CN लगाया। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैंने NO2 लगाया, एक बार मैंने यहाँ पे Cl लगाया और एक बार मैंने यहाँ पे मिथाइल लगाया, OH मिथाइल, और एक बार मैंने यहाँ पे OMe लगाया, OH OMe। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? देखो, एक को मैं रेफरेंस कंपाउंड मान लूं, कंपाउंड 1 को रेफरेंस मान लेता हूं क्योंकि कंपाउंड 1 के रिस्पेक्ट में हम सबकी एसिडिटी बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि या तो -I वाला ग्रुप लगा है या +I वाला, या तो -R वाला या +R वाला, इस तरीके के ग्रुप लगे। अब देखना डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस इस CN का है, NO2 का है, Cl का है, मिथाइल का है, OMe का है। इफेक्ट देखूं, -I, CN का -I होता है। अच्छा, इसके अलावा -R होता है। NO2 का क्या होता है? -I होता है और -R होता है। Cl का -I होता है और +R होता है। +R कैसे होता है Cl का? एक बात मुझे देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और Cl यहाँ पे लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है, तो इसका +R होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका -I होता है। ये सिस्टम कुछ ऐसा ही तो है। देखो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl लगा है, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और Cl +R शो कर सकता है और -I भी शो कर सकता है। लेकिन Cl का +R सिर्फ एक केस में कंसीडर होता है, जहां पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन देखी जाती है। मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का आइडिया दिया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मान लो यहाँ पे Cl लगा है और बाहर से आपको कोई कार्बोकैटायन लगाना है, अल्काइल ग्रुप लगाना है, तो ये Cl इस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को डिसाइड करता है, पोजीशन को ओरिएंट करता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। और जब ये इस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को डिसाइड कर रहा है, सिर्फ इस केस में इसका +R कंसिडर होता है, बाकी हर केस में इसका -I कंसिडर होता है। तो यहाँ पे मैं Cl का +R कंसिडर नहीं कर सकता, इसका -I कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, मिथाइल देखना, मैंने आपको कहा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगर डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक डायरेक्टली कार्बन लगा है जिस पर हाइड्रोजन है, तो उसका हाइपर कंजुगेशन होता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन ये भी बताया था, मुझे बताना अगर ध्यान है तो CH3 है, यही तो था हाइपर कंजुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। और यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -I, और इफेक्ट के हिसाब से लोन पेयर है तो +R। ठीक है, अब देखें,
अब हमने पहला काम किया कि इफेक्ट डिसाइड कर दिए कि कौन सा ग्रुप के कारण क्या इफेक्ट लगेगा। अब दूसरा काम है कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा। देखो, हमेशा जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑपरेट करता है। ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पे और हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि रेजोनेंस लगेगा या हाइपर कंजुगेशन लगेगा तो जिस ग्रुप को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, और किसी पोजीशन पे नहीं लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, ठीक है। तो देखो, रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन लीड करता है? रेजोनेंस लीड करता है। और क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इस OH के पैरा पे है तो रेजोनेंस ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। रेजोनेंस ऑपरेट कर सकता है, इंडक्टिव काट देता है। यहां पे भी रेजोनेंस लीड करता है और रेजोनेंस ऑपरेट कर सकता है तो इंडक्टिव को काट देता है। यहां तो सिर्फ -I बचा। अच्छा, यहां पे क्या है आपको पता है? देखो, पैरा पोजीशन पे तो हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर सकता है और क्योंकि इंडक्टिव को हाइपर कंजुगेशन लीड करता है तो इंडक्टिव काट देता है। फिर से, पैरा पोजीशन पे तो रेजोनेंस ऑपरेट कर सकता है और क्योंकि रेजोनेंस लीड करता है तो इंडक्टिव को काट देता है। हम यहाँ पे काटने के तरीके से हमने क्या किया, जो इफेक्ट ऑपरेट करने वाला है उसको डिसाइड कर लिया। डिसाइड हो गए ऑपरेट। अच्छा, इसके डिसाइड होने के बाद अब एक चीज समझना कि मुझे बताना -R है, -R है, -I है। हाइपर कंजुगेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और रेजोनेंस +R भी हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया है तो 2 3 और 4 की एसिडिटी ज्यादा है और 5 और 6 की कम है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2 3 4 में जो इफेक्ट लग रहे हैं वो माइनस वाले लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते हैं? एसिडिटी बढ़ाते हैं। 5 6 में जो इफेक्ट लग रहे हैं वो रिलीजिंग वाले लग रहे हैं और रिलीजिंग वाले एसिडिटी घटाते हैं। पार्शियल ऑर्डर डिसाइड कर लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको यही कहा था कि सबसे पहले आपको पार्शियल ऑर्डर डिसाइड करना सीखना होगा। एक को रेफरेंस मानो, उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा वाले और कम वाले अरेंज कर दो। अब हमें किस किस का काम बचा? 2 3 4 का काम बचा। अब एक चीज देखना, 2 3 4 में देखना Cl का -I, इन दोनों का -R। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं -R से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है और -I से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अगर ये दोनों ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं तो एसिडिटी ज्यादा होगी 2 और 3 में, और अगर ये कम विड्रॉ कर रहा है तो 4 की एसिडिटी कम। यानी मैंने क्या कहा, मैंने क्या एस्टेब्लिश कर दिया? 2 और 3 की एसिडिटी ज्यादा है, 4 की कम है। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा हो रहे हैं। तो इस पार्शियल ऑर्डर में अब मैं अब ऐसे लिख देता हूं 5 6 1 2 3 ज्यादा किससे? 4 से, ठीक है। अब एक बार 2 और 3 को और देख लें। 2 और 3 देखो -R लग रहा है। अब ये देखो किसकी पावर ज्यादा है? -R की। NO2 की -R और Cn का -R की तो इक्वल है, -R से डिसाइड नहीं कर सकते। अब आते हैं -I पे। -R सिर्फ इतना डिसाइड करने में यूज हुआ यहाँ पे कि 5 और 6 ना 2 और 3 की एसिडिटी बाकी सभी से ज्यादा है। अब -R ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इन दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा है। अब काम आएगा -I भी तो था। -I के हिसाब से मुझे बताना NO2 की पावर ज्यादा थी, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा था किसके कंपैरिजन में? Cn के कंपैरिजन में। तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिटी ज्यादा, Cn कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिटी कम। और ये किस बात से स्टेब्लिश किया हमने? इसके -I से। NO2 का -I ज्यादा है, Cn का -I कम है, यानी 3 की एसिडिटी ज्यादा, 3 की एसिडिटी ज्यादा 2 से, 2 की 4 से, 4 की 1 से, 5 और 6 बच गए।
आई होप आपको 2 और 3 मैंने क्यों माइनस आई से एक्सप्लेन किया ये समझ गए होगे आप। 2 और 3 माइनस आई से क्यों किया है? क्योंकि भाई माइनस आर तो दोनों में लग रहा है, माइनस आर में ऐसा एज सच कोई ज्यादा कम वाला इफेक्ट आता नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा कम वाला इफेक्ट नहीं आता तो क्या करेंगे, माइनस आई से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 और 6 को देखो, 5 में इलेक्ट्रॉन डोनेट किससे हो रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन से, और 6 में इलेक्ट्रॉन डोनेट किससे हो रहे हैं, रेजोनेंस से। मैंने आपको कहा था रेजोनेंस लीड करता है, और रेजोनेंस लीड करता है तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा हुए हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कम हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी कम होगी, यानी 5 और 6 में ऑर्डर क्या आ गया, 5 की एसिडिटी ज्यादा, 6 की एसिडिटी कम। क्यों? क्योंकि 6 में इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज मोर। 5 में इलेक्ट्रॉन रिलीज कम हो रहे हैं। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर ढंग से देखा है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर आ गया, सबसे कम एसिडिटी 6 की, फिर 5 की, फिर 1 4 2 3, यह आ गया आपका फाइनल ऑर्डर। इस ऑर्डर को अगर मैं एक बार फिर से कहूं तो सबसे पहले मैंने 1 को रेफरेंस माना, 1 को रेफरेंस मान के, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में मैंने कुछ ग्रुप्स लगा रखे हैं। उसके बाद मैंने कहा जो भी ग्रुप हैं उनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स डिसाइड कर लो कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद उस इफेक्ट जो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से जो मेजर इफेक्ट है उसको देखो। जैसे यहाँ पे इंडक्टिव काटा, यहाँ रेजोनेंस काट दिया, यहाँ इंडक्टिव काट दिया, यहाँ इंडक्टिव काट दिया। उसके बाद ये देखो कि विड्रॉ करने वाले इफेक्ट कौन से, वो एसिडिटी बढ़ाएंगे, डोनेट करने वाले जो इफेक्ट है वो एसिडिटी घटाएंगे, और फिर आप अरेंज कर लेना। अगला एग्जाम्पल लेता हूं, देखना अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। एक तो लिखा मैंने फिनोल, एक लिखा 2 मिथाइल फिनोल, एक लिखा 3 मिथाइल फिनोल, और अगला लिखता हूं मैं ये 4 मिथाइल फिनोल, मिथाइल OH, ठीक है। इसको 1 नाम देता हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब इन चारों में मुझे एसिडिटी का कंपैरिजन करना है, ठीक है। देखो मैं इसको तो रेफरेंस कंपाउंड कहूंगा क्योंकि इसमें से एक H हटा के मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। जब सेकंड वाला बनाया तो यहाँ से H, थर्ड वाला बनाया तो यहाँ से H, और फोर्थ वाला बनाया तो यहाँ से H हटाया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है, देखो मिथाइल ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग पे लगाओ, एक बात फिक्स कर लो कि जब भी बेंजीन रिंग के कोई डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है और उस पर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है, यानी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगी। यहाँ पे मुझे बताना, देखना ये ऑर्थो पोजीशन पे था, ठीक है। बेंजीन रिंग पे मिथाइल लगा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार हाइपर कंजुगेशन कंसीडर कर लेता हूँ कि मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन शो करता है, मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन शो करता है। इसके अलावा मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई होता है, प्लस आई होता है, प्लस आई होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये मिथाइल ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है वो लिख लिया मैंने। अब मैं कहता हूं पोजीशन के हिसाब से कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा। जैसे देखो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर सकता है, और आपको पता है हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव के ऊपर लीड भी करता है, तो मैंने इंडक्टिव काट दिया। यहां जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो हाइपर कंजुगेशन है। यहां पे आता हूं मेटा पोजीशन पे, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं कर सकता। मैंने कल आपको बताया था कि हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। यहाँ पे आ जाते हैं, पैरा पे है तो हाइपर कंजुगेशन लग सकता है, और क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव को लीड करता है तो मैंने इंडक्टिव को काट दिया, ठीक है। अब ये देखना, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है,
और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो एसिडिटी डिक्रीज करती है। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो वो एसिडिटी को घटाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा 1 की एसिडिटी 2, 3 और 4 से ज्यादा रहेगी। ये बात फिक्स है क्योंकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाते हैं। अब मैं बात 2, 3, 4 में आ जाता हूं। मुझे एक बात बताना, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का रिलीज ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का रिलीज ज्यादा होगा और इंडक्टिव के कारण इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज कम होगा। और अगर इंडक्टिव के कारण इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज कम होगा तो देखना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा है तो एसिडिटी कम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कम है तो एसिडिटी ज्यादा है। इसलिए इस थर्ड की एसिडिटी सेकंड और फोर्थ से ज्यादा। मैंने आपको पार्शियल ऑर्डर बनाना सिखाया है कि पहले सबसे ज्यादा वाला डिसाइड करो, ठीक है, बाकी के पार्शियल, फिर उसमें डिसाइड करो एक एक। अब 2 और 4 डिसाइड करना बच गया। मैं इसका एविडेंस दूंगा पी के वैल्यू के साथ, ठीक है। 2 और 4 में देखना 2 और 4 दोनों में हाइपर कंजुगेशन लगता है। हाइपर कंजुगेशन लग रहा है दोनों में, तो अब हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कोई डिस्टेंस का फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहां पे देखना, यहां पे कितनी डिस्टेंस है, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, 3 बॉन्ड के डिस्टेंस है, 3 बॉन्ड डिस्टेंस। यहां पे कितने बॉन्ड के डिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे कितने बॉन्ड के डिस्टेंस है, 5 बॉन्ड के डिस्टेंस है। और आपको पता है हाइपर कंजुगेशन तो इसका होता ही है। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अगला इफेक्ट कंसीडर करो प्लस आई। अगला इफेक्ट कंसीडर करो प्लस आई, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो अब देखना ये मिथाइल ग्रुप जो है ये 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे है, और बॉन्ड डिस्टेंस जितनी कम होती है इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। ये मिथाइल ग्रुप 5 बॉन्ड डिस्टेंस पे है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम है, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम। तो मैं कहूंगा यहां पे प्लस आई ज्यादा है और यहां पे प्लस आई कम है, और प्लस आई ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे तो एसिडिटी कम रहेगी। इलेक्ट्रॉन कम रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन कम रिलीज रहेंगे तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी। यानी 2 और 4 में अगर एसिडिटी कंपेयर करें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर 2 में ज्यादा है इसकी एसिडिटी कम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर 4 में कम है तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है। इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। 2 और 4 में किसकी कमाई, 2 की कमाई 4 की ज्यादा, थर्ड फर्स्ट। अगर आपको डिसाइड करना है तो ऐसे कर लो, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, थर्ड में तो सिर्फ प्लस आई लग रहा है, यहां पे प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों लग रहा है, यहां पे प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों लग रहा है, ठीक है, इसलिए ज्यादा एसिडिक। अब इन दोनों में डिसाइड करना है तो ऐसे कर लो कि यहां पे प्लस आई कम है और यहां पे प्लस आई ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये आ गया इनका एसिडिटी ऑर्डर। मैं पीके वैल्यू से एविडेंस देता हूं। मैंने आपको कहा था कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि एसिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके से। पीके कम एसिडिटी ज्यादा। मैं वैल्यू लिखता हूं, फिनोल का 9.95, ठीक है। अगर मैं ऑर्थो वाले की बात करूं ना, मेटा वाले को मैंने फिर ज्यादा एसिडिक बताया ना, मेटा वाले की लिखता हूं, मेटा वाले की 10.08 पीके वैल्यू, पैरा वाले की 10.14 और इसकी 10.28। आप पीके वैल्यू से भी देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, यानी 1 3 4 2। आपने ये ऑर्डर बनाया 1 3 4 2। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगला एग्जांपल देखना। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, एक मैंने लिया OH NO2, यहां पे ले लेता हूं OH NO2, अच्छा, उसके बाद OH NO2,
अच्छा चौथा ले लेता हूं मैं ये फिनोल, और पांचवा ले लेता हूं मैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर याद है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसको मैं 1 कहता हूं, 2, 3, 4, 5। मुझे एसिडिटी कंपैरिजन करना है, तो 4 को तो मैं रेफरेंस कहूं, क्यों? 4 में हाइड्रोजन हटा के हमने NO2 लगाया। अब बताना NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 4 की एसिडिटी 1, 2, 3 और 5 से कम है। सीधी सी बात है कि भाई इन तीनों में, इन चारों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ती है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो इसकी एसिडिटी कम रहेगी। अब इन चारों का कंपैरिजन करते हैं। देखना, इसमें एक नाइट्रो ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी एक, लेकिन इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप है। 3 विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होंगे तो इस पांचवें की एसिडिटी इन तीनों से ज्यादा। तो देखो एसिडिटी क्या आ गई, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं, पांचवें की एसिडिटी ज्यादा। अब मुझे सिर्फ किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? ये पार्शियल ऑर्डर आ गया, 1, 2, 3 को एडजस्ट करना है। अब 1, 2, 3 में देखना, 1, 2, 3 में जो ये 1 है NO2, देखो NO2 का क्या होता है, या तो -R या -I। इस NO2 का -R या -I, NO2 का -R या -I। ठीक है, अब पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे तो रेजोनेंस काम करेगा, बिल्कुल करेगा। मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेंस काम नहीं करेगा। पैरा पोजीशन पे तो रेजोनेंस काम करेगा। और क्योंकि रेजोनेंस और इंडक्टिव में रेजोनेंस लीड करता है तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस, इसको काट देता हूं। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस, इसको काट देता हूं। ठीक है, फैक्टर डिसाइड हो गए। अब एक चीज मुझे बताना, यहां लग रहा है इंडक्टिव और यहां लग रहा है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन लीड करता है? क्योंकि रेजोनेंस लीड करता है इसलिए रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम तो एसिडिटी कम, इन दोनों की एसिडिटी ज्यादा। यानी 1, 2, 3 में 2 की एसिडिटी कम, 1 और 3 की ज्यादा। 1 और 3 की क्यों ज्यादा? क्योंकि रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होता है। 2 की एसिडिटी क्यों कम? क्योंकि इंडक्टिव से विड्रॉ हो रहा है, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ कम होता है। तो मैं अब इसको ऑर्डर को ऐसे लिख देता हूं, 4, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 2 की एसिडिटी 1 और 3 से कम है तो 2 की एसिडिटी 1 और 3 से कम। अब हमें 1 और 3 को डिसाइड करना पड़ेगा। 1 और 3 में रेजोनेंस लग रहा है। अब एक चीज देखना, यहां पे कंसेप्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, HB का। ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है, इसमें इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरीके से? देखो OH N O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहां ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब एक चीज मुझे बताना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे बताना, अगर इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया? कंपैरिजन लेता हूं, नाइट्रोफिनोल्स N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पे मुझे देख के बताओ किस हाइड्रोजन का लॉस होना आसान है? इसका आसान है कि इसका आसान है? मेरे हिसाब से इसका आसान है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के देखो एक बॉन्ड तो ये नॉर्मल और एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, तो दो तरफ से बंध गया, और दो तरफ से बंध गया तो लूज होना थोड़ा मुश्किल है। इसका H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको मैंने कहा था फर्स्ट, इसको मैंने कहा था थर्ड। अगर फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, होती है, बिल्कुल होती है, अभी मैं पी के वैल्यू भी बताऊंगा इनके आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लॉस ऑफ H पॉजिटिव जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट में,
और लॉस ऑफ H पॉजिटिव अगर डिफिकल्ट हो गया तो एसिडिटी घट जाएगी। एसिडिटी क्या है? H पॉजिटिव का लॉस होना। लॉस ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे इजी है और लॉस ऑफ H पॉजिटिव इजी है, तो फर्स्ट के कंपैरिजन में इस थर्ड में जो है वो एसिडिटी ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर आ गया फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फिफ्थ। ठीक है, ये मैंने कहा था, ये सिंपल फिनोल था। मैं लिखता हूं एक बार। सेकंड वाला कौन सा था? सेकंड वाला मेटानाइट्रो था। फर्स्ट वाला ऑर्थोनाइट्रो था। थर्ड वाला पैरानाइट्रो था और फिफ्थ वाला पिक्रिक एसिड था। मैं एक बार पीके वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा आइडिया और लगेगा, आपको एक एविडेंस मिलेगा कि यह एसिडिटी क्या मैंने सही एक्सप्लेन किया है या गलत एक्सप्लेन किया। देखना, इसके पीके वैल्यू 0.38, इसका पिक्रिक एसिड का, इसका पीके वैल्यू 0.38। जितना कम पीके उतनी ज्यादा एसिडिटी, इस बात को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा एसिडिक यही अरेंज किया था मैंने। इसको मैंने 5 कहा था, इसको 3, इसको 1, इसको 2 और इसको 4। ठीक है, और इसका 7.15, इसका 7.2। ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस जरूर है। अच्छा, इसका देखना 8.4 और इसका फिनोल का 9.95। हो गया रेंज। सबसे ज्यादा एसिडिटी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ये ऑर्डर आ गया। तो ये पीके वैल्यू इसका एविडेंस है। पीके वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आप सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते कि उसका पीके क्या होगा, लेकिन आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख के इन सभी फैक्टर्स को ऑपरेट करके एक आइडिया जरूर लगा सकते हो कि एसिडिटी क्या होगी। ठीक है, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। एक एग्जाम्पल और देखना भाई। मैं लिखता हूं, एक यहां पे लिखता हूं टोल्यूइन, ठीक है, फिर लिखता हूं CH2, ठीक है, फिर लिखता हूं CH और यहां पे बेंजीन रिंग लगा देता हूं 3। और क्वेश्चन ये है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, मैं आपको एविडेंस दूंगा पीके वैल्यूज से। ठीक है, और इसके अलावा एक और लिख लेता हूं मैं, CH3H, ठीक है, इसको फोर्थ लिख लेता हूं। अब हम इन चारों में हमें एसिडिटी अरेंज करनी है। तो मुझे एक बात बताना, एसिडिटी मतलब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और H पॉजिटिव निकाल के क्या बनाऊं मैं, ये कार्बन आयन बना लूं। ये एक H पॉजिटिव निकाला, कार्बन आयन बनाया, यहां से H निकाला, कार्बन आयन बनाया, यहां से H निकाला, कार्बन आयन, क्या बनेगा ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी जो होती है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो 4 कंपाउंड जिनके मैंने कार्बन आयन बनाए हैं, इन कार्बन आयन को अरेंज कर लूं एसिडिटी के ऑर्डर में और हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड्स की एसिडिटी क्या है। देखना एक बार, ये CH3 नेगेटिव, इसमें देखना ये एक बेंजीन रिंग लगाई। बेंजीन रिंग में क्या हो सकता है, इस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो जब चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा तो मुझे बताना स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। और स्टेबिलिटी आने से क्या होगा, ये कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा। कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा तो फोर्थ के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी आएगी किसमें, फर्स्ट में। और स्टेबिलिटी आएगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फोर्थ के कंपैरिजन में फर्स्ट की एसिडिटी ज्यादा होगी। बात समझ आई? फोर्थ के कंपैरिजन में फर्स्ट की एसिडिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि फोर्थ में देखो, फोर्थ में तीनों हाइड्रोजन है, फर्स्ट में एक फिनाइल ग्रुप है। मैं ऐसे कहता हूं फिनाइल ग्रुप का -I होता है। ठीक है, और यहां ये इलेक्ट्रॉन पे रिंग में ले रहा है तो इसका -R भी है। जब ये रिंग में डीलोकलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और विड्रॉ कर रहा है तो स्टेबिलिटी इस कार्बन आयन की ज्यादा है, इस कार्बन आयन की कम है। तो फर्स्ट की एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, फोर्थ की एसिडिटी कम हो जाएगी। अब एक चीज देखना, क्या मैं ऐसा कहूं इसमें तो एक ही फिनाइल ग्रुप लगाया था, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप लगाए,
2 फिनाइल ग्रुप लगाए तो ये जो विड्रॉ करने का इफेक्ट है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सेकंड की एसिडिटी और भी ज्यादा। और जब 3 फिनाइल रिंग लगाई तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है ये बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा, तो थर्ड की एसिडिटी सबसे ज्यादा, और ये आ गया आपका एसिडिटी का ऑर्डर। सीधी सी बात है कि फिनाइल रिंग लगाई तो डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है, डीलोकलाइजेशन बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों? कार्बन आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पे पीके वैल्यू लिखता हूं इन सभी कंपाउंड्स की। मीथेन 50 के अप्रोक्स, जो मैंने टोल्यूइन लिखा था इसका पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 43, ठीक है, 43 नहीं 41, ठीक है। इसका पीके वैल्यू 32, इसका पीके वैल्यू 31। आपको पता है जितना कम पीके उतनी ज्यादा एसिडिटी, ये बात ठीक है। तो थर्ड की एसिडिटी ज्यादा, सेकंड की कम, फर्स्ट की कम, फोर्थ की और कम। समझ आ गई? अब एक चीज देखना, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत कम है। भाई यहां से यहां मैंने फोर्थ क्या लिखा था? फोर्थ लिखा था ये, थर्ड लिखा था ये CH3, सेकंड लिखा था ये CH2, ठीक है, और ये लिखा था ये CH, इसको कौन सा नंबर दिया था? इसको थर्ड दिया था, इसको सेकंड दिया था, इसको फर्स्ट दिया था, इसको फोर्थ। भाई जब एक फिनाइल रिंग लगाने पे 9 पीके का फर्क पड़ रहा है, दूसरी फिनाइल लगाने पे 9 पीके का फर्क पड़ रहा है, तो तीसरी फिनाइल लगाने पे भी 9 पीके का ही फर्क पड़ना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि पीके वैल्यू ये दोनों को देखो अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है, यानी इन दोनों की एसिडिटी, बेशक ये ज्यादा एसिडिक है लेकिन बहुत कम डिफरेंस है एसिडिटी का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखो ये जो 3 फिनाइल रिंग है ये एक प्लेन में है। देखना, इसको मैं दोबारा बनाता हूं ऐसे, CH, ये देखो ये 3 फिनाइल रिंग ऐसे एक प्लेन में, ठीक है। और जब प्लेन में है ना तो इन फिनाइल के हाइड्रोजन्स के बीच ना रिपल्शन है, यहां रिपल्शन है। रिपल्शन होने से क्या होगा? रिपल्शन होने से ये रिंग अभी तो देखो पैरेलल एक प्लेन में दिख रही है, आपको ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज का इतना ज्यादा इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन इन रिंग्स के परपेंडिकुलर हो जाने के कारण नहीं हो पाएगा। ये रिंग कैसे परपेंडिकुलर हो जाएंगी? देखो मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एक रिंग तो यहाँ ऐसे प्लेन में ही रही, ठीक है, दूसरी रिंग ऐसे परपेंडिकुलर होगी, खड़ी ऐसे थी ना, ऐसे हो गई। अभी आपको यहाँ पे कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है, लेटरल, और यहाँ पे कैसे दिखेगी? ऐसे, ठीक है। दूसरी रिंग भी कैसे हो गई? और ये ऐसे परपेंडिकुलर क्यों हुई? इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। एक मोमेंट पे क्या हो जाती है? रिंग परपेंडिकुलर हो जाती है, ऐसे हो जाती है। देखो अगर मैं एक रिंग को ऐसे प्लेनर दिखा रहा हूं, प्लेनर, ठीक है, तो दूसरी रिंग को मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाती है परपेंडिकुलर। और ऐसे परपेंडिकुलर होने के कारण कंजुगेशन का एक्सटेंट घट जाता है। इस नेगेटिव चार्ज का जब ये H लॉस होगा, इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन जो है वो घट जाता है, इसलिए इतना ज्यादा पीके में डिफरेंस नहीं आता, इसलिए इतना ज्यादा पीके में डिफरेंस नहीं आता। अब मैं इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना उस एग्जांपल में आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखना मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं CH, यहाँ पे मैंने एक फिनाइल रिंग लगाई, दूसरी लगाई, ठीक है, और तीसरी लगाई। मैं एक लेता हूं CH, मैंने एक बार के लिए इन दोनों को बांध दिया, ठीक है, और एक बार के लिए अगला एग्जांपल लेता हूं ये
CH, इसको भी बांध दिया और इसको भी बांध दिया। और एक एग्जांपल लेता हूं, ये CH, ये 3 फिनाइल रिंग, इनको बांधा, इनको बांधा, इनको बांधा। अब फर्क देखना, देखो यहाँ पे H पॉजिटिव का लॉस होने के बाद कार्बन आयन बनना है, यहाँ पे बनना है, यहाँ पे बनना है, यहाँ पे बनना है। मैं इसको कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2, इसको कहता हूँ 3 और इसको कहता हूँ 4। अगर देखो ये फिनाइल रिंग अभी बंधी नहीं हुई तो क्या होगा, जब ये रिपल्शन होगी यहाँ से, जब ये रिपल्शन होगी तो क्या होगा, रिपल्शन होने के कारण ये रिंग परपेंडिकुलर जाएगी, और परपेंडिकुलर जाएगी तो यहाँ पे आने वाले नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा कहता हूं, लगी तो यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, लेकिन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाते, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाते। और इसका रीजन लिखना, क्योंकि यहां हाइड्रोजन्स के बीच रिपल्शन होने से ये फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखना, मैंने जब यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन हटा के इस रिंग को बांध दिया, तो अब बताना ये रिपल्शन खत्म हो गया। अब जैसे ये रिपल्शन खत्म हुआ, ये दोनों रिंग हमेशा एक प्लेन में ही रहेंगी, और नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो उस नेगेटिव का डिलोकलाइजेशन यहाँ भी होगा और नेगेटिव का डिलोकलाइजेशन यहाँ भी होगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अभी यहाँ वाला रिपल्शन बाकी है, यहाँ वाला रिपल्शन बाकी है। अगले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, इन 2 हाइड्रोजन को हटा के इनको और बांध दिया, और उससे अगले एग्जाम्पल में जो यहां वाला रिपल्शन था इसको भी खत्म कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो रिपल्शन था जिसके कारण ये फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर हो जा रही थी, उस रिपल्शन को ही खत्म कर रहा हूं, इन तीनों फिनाइल रिंग को बांध रहा हूं, और बांधने के कारण ये हमेशा एक प्लेन में ही रहेंगी, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं जा पाएंगी। और जब इस H का लॉस होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली तीनों रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली तीनों रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा इसकी, यहां कम डिलोकलाइजेशन होगा, यहां कम डिलोकलाइजेशन होगा तो इसकी थोड़ी कम, यहां कम डिलोकलाइजेशन होगा, रिंग थोड़ा परपेंडिकुलर जा सकती है तो इसमें एसिडिटी और कम, और यहाँ रिंग सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर जा सकती है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एसिडिटी सबसे कम। तो 1 2 3 4 में एसिडिटी अगर अरेंज करूंगा तो 4 की सबसे ज्यादा, 3 की उससे कम, 2 की उससे कम, 1 की सबसे कम। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी काम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।